एवरीवन, वेलकम टू दिस ट्यूटोरियल। इससे पहले वाली क्लास में भी मैंने साइकस के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स आपको बताए थे। तो साइकस को जिम्नोस्पर्म कहते हैं। तो मैं साइकस शुरू करने से पहले एक बार फिर से यहाँ पे रिवाइज कर देती हूँ कि जिम्नोस्पर्म को जिम्नोस्पर्म ही क्यों कहा जाता है, कि इसमें क्या ऐसे गुण हैं कि इनको टेरिडोफाइट्स में नहीं रखा गया, क्या ऐसे गुण हैं कि इनको एंजियोस्पर्म में नहीं रखा गया, इनको टेरिडोफाइट्स और एंजियोस्पर्म के बीच में रखा गया है, इसके क्या लक्षण हो सकते हैं। तो देखो, ये जो जिम्नोस्पर्म होते हैं इनमें सीड फॉर्मेशन पाया जाता है। आपने अब तक टेरिडोफाइट्स पढ़े, आपने अब तक जो प्रीवियस सेशन की अगर मैं बात करूँ, मीन्स फर्स्ट ईयर में अगर आपने पढ़ा हो, फंजाई पढ़ी, एल्गी पढ़ी, लाइकेन पढ़ी, उनमें कहीं आपने नहीं सुना होगा कि उनमें सीड्स का फॉर्मेशन पाया जाता है। इवन आपने इस सेशन में टेरिडोफाइट्स पढ़े तो आपने ये भी नहीं पढ़ा होगा कि उनमें सीड का फॉर्मेशन हो रहा था। तो यहाँ पे देखो कि जो जिम्नोस्पर्म होते हैं उनमें सीड्स बनते हैं। तो अगर इनमें सीड्स बनते हैं तो इन्हें एंजियोस्पर्म या आवर्त बीजियों के अंदर क्यों नहीं रखा गया। जिम्नो को कहते हैं अनावृत बीजी, मीन्स इनके जो सीड्स होते हैं वो नेकेड होते हैं, जिन्हें कहते हैं नग्न। जैसे कि हर सीड के बाहर सीड कोट पाया जाता है जिसे हम बीज चौल कहते हैं। तो जनरली हम जो सीड्स इवन खाते हैं जैसे कि मूंगफली, चना आदि में सीड कोट्स पाए जाते हैं, लेकिन जिम्नोस्पर्म के जो प्लांट्स होते हैं उनके सीड्स में सीड कोट नहीं होता है। इट मीन्स इनकी जो सीड्स होते हैं वो नेकेड या नग्न होते हैं, इसलिए इन्हें जिम्नोस्पर्म या अनावृत बीजी कहते हैं। आवर्त बीजी वो होंगे जिनके बाहर, बीज के बाहर की ओर बीज चोल होगा, और अनावृत बीजी वो होंगे जिनके बाहर की ओर बीज चोल एब्सेंट होगा। तो इस तरह से इन्हें अनावृत बीजी कहा गया है, क्योंकि जिम्नोस्पर्म के लगभग सभी प्लांट्स जीरोफिटिक कैरेक्टरिस्टिक्स वाले होते हैं, या मैं सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो वो मरुद्भिदीय प्रकार के होते हैं। मीन्स उनमें जितने भी गुण पाए जाएंगे वो मरुद्भिदीय पादपों के समान या जीरोफिटिक प्लांट्स के समान पाए जाते हैं। जैसे कि उनका जो रूट सिस्टम होता है वो वेल डेवलप होता है, जैसे कि उनकी लीव्स होती है वो उसी तरह से अरेंज होती है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ उसमें स्टोमेटा जो होते हैं वो संकन स्टोमेटा पाए जाते हैं। अगर मैं इनके डिस्ट्रीब्यूशन या हैबिटेट की बात करूँ तो ये ओवरऑल सारे संसार में ही पाए जाते हैं, मीन्स ये कॉस्मोपॉलिटन होते हैं, विश्वव्यापी जिसे मैं कह सकती हूँ। लेकिन राजस्थान में इफिड्रा की एकमात्र ऐसे जिम्नोस्पर्म है, मीन्स इफिड्रा एक जिम्नोस्पर्म है। तो राजस्थान में प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला जिम्नोस्पर्म इफिड्रा होता है। इफिड्रा राजस्थान के रेगिस्तान में आपको जनरली देखने को मिल सकता है। इसे चिलगोजा भी कह सकते हैं सिंपल वर्ड्स में। और अब मैं यहाँ से बात करती हूँ जिम्नोस्पर्म को कैसे कैसे हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले मैं स्टेम की बात करती हूँ। तो जिम्नोस्पर्म में जो स्टेम पाया जाता है वो अलग अलग प्रकार का अलग अलग प्लांट्स में देखने को मिलता है। तो इसका जो स्टेम होता है वो होता है बेलनाकार, शल्कीय या अशल्कीय, जिसे स्केली भी कह सकते हैं और सिंपल भी कह सकते हैं। और इरेक्ट होता है, मीन्स ऊर्ध्व होता है, और वायवीय जिसे हम एरियल कहते हैं। तो इस तरह से इसमें स्टेम पाया जाता है। अगर मैं पर्टिकुलर आपकी जो टाइप स्टडीज़ है इसमें, तो हम जिम्नोस्पर्म को 3 प्लांट्स के अंदर पढ़ेंगे, साइकस, पाइनस और इफिड्रा। तो ये जो तीनों प्लांट हैं वो है जिम्नोस्पर्म के। जो कंप्लीट हम जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर रहे हैं वो तीनों की ओवरऑल मिला के हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। मैं यहाँ पे जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स पहले इसलिए पढ़ा रही हूँ क्योंकि एग्जाम में आपके क्वेश्चन आता है कि जिम्नोस्पर्म के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स बताइए। तो जो साइकस होता है इसमें, इस साइकस का स्टेम अनब्रांच्ड होता है, मीन्स अशाखित होता है, एरियल होता है। जो पाइनस होता है उसका स्टेम ब्रांच्ड होता है और स्केली होता है। स्केल जानते हो आप, रेप्टाइल्स में पाए जाते हैं यूं। तो इसका जो स्टेम होता है वो स्केली होता है और ब्रांच्ड होता है। फिर आ जाओ इफिड्रा पे। तो इफिड्रा का स्टेम ग्रीन होता है और ब्रांच्ड होता है।
तो ये तो हुई तीनों की बात। अब मैं यहाँ पे अगर बात करूँ लीव्स या लीफ की, तो जैसे कि शुरू करते हैं साइकस से, तो साइकस में पाई जाने वाली लीव्स पिन्नेटली कंपाउंड या पिच्छाक्ष होती है। कैसे होती है? यूं, ये इसका मिडिल पार्ट होता है जिसे कहते हैं रेक्किस या रेचिस, और इस तरह से इसमें पत्तियां लगी हुई होती है। तो ये कंपाउंड लीव्स होती है, पिन्नेटली कंपाउंड्स, तो ये साइकस में देखने को मिलती है। और जो साइकस का स्टेम होता है, उस स्टेम पे यूं स्पाइरल क्रम में या सर्पिल क्रम में ये पत्तियां लगी हुई होती है। देन मैं बात करती हूँ यहाँ पे पाइनस की, तो पाइनस पे जो लीव्स पाई जाती है वो डाइमॉर्फिक होती है। डायमॉर्फिक मीन्स द्विरूपता दर्शाती है। इट मीन्स इसमें जो लीव्स पाई जाती है वो दो प्रकार की होती है, एक तो सिंपल लीव्स होती है, दूसरी लीव्स मॉडिफिकेशन होता है लीव्स का, जो कि सुई नुमा शेप में होते हैं, ऐसे नुकीले होते हैं, जिन्हें पाइनस की निडल या पाइनस निडल भी कहते हैं। एग्जाम में पाइनस निडल की टीएस पे भी आपके शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है। तो ये जो सुई नुमा स्ट्रक्चर है ये भी एक लीफ का ही मॉडिफिकेशन होता है। देन हम बात करते हैं इफिड्रा, तो इफिड्रा की सेम पर्टिकुलर अगर मैं बात करूँ सभी लीव्स की, तो वो एवर ग्रीन होती है, मीन्स जिसे हम कह सकते हैं सदा हरित इसमें पत्तियां पाई जाती है। और इनकी जो पत्तियां होती है उनमें संकन स्टोमेटा पाए जाते हैं। संकन स्टोमेटा को कहते हैं धसे हुए रंध्र, जो एपिडर्मिस पे धसे हुए पाए जाते हैं। जैसे कि नॉर्मल हम ये जो कंप्लीट प्लांट्स हैं ये हैं एंजियोस्पर्म, तो इनके जो स्टोमेटा होते हैं वो एपिडर्मिस की सरफेस पे होते हैं। लेकिन क्योंकि मैंने आपको ये बता दिया कि इनमें जीरोफिटिक कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, मीन्स मरुद्भिदीय लक्षण होते हैं इनमें, तो इनमें जो इनकी पत्तियों पे जो स्टोमेटा होते हैं वो संकन स्टोमेटा इसमें पाए जाते हैं। संकन मीन्स धसे हुए रंध्र, और वो क्या शो करते हैं, मीन्स वो जब ट्रांसपिरेशन होगा, वाष्पोत्सर्जन जब होगा, तो वो जल की कमी को या वाटर लॉस को वहाँ कम करते हैं। तो ये हुई उसकी लीव की बात। अब हम बात करते हैं रूट की। तो रूट की अगर बात कर रहे हैं तो जनरली सभी रूट एक जैसी होती है, लेकिन साइकस में स्पेशल रूट भी होती है जिसे कहते हैं कोरेलोइड रूट। कोरेलोइड रूट को कहते हैं प्रवाल मूल। ये थोड़ी करली या कुंडलित टाइप की हो सकती है। अब ये चीज़ देखो कि इसमें हम अगर कोरेलोइड रूट बता रहे हैं तो इसमें क्या ऐसी खास बात होगी कि हमने इसे नॉर्मल रूट से अलग रखा। फर्स्ट थिंग तो ये नेगेटिव जीरोट्रॉफिक होती है। नेगेटिव जीरोट्रॉफिक मीन्स जैसे कि एक नॉर्मल प्लांट है, जैसे कि हम एंजियोस्पर्म की बात कर लें या फिर नॉर्मल कोई भी प्लांट, आप देखोगे कि वो पॉजिटिव जीरोट्रॉपिक होती है। पॉजिटिव जीरोट्रॉपिक मीन्स वो ग्रेविटी की ओर गति कर रही है, तो वो पॉजिटिव जीरोट्रॉपिक हो गई। मीन्स गुरुत्वाकर्षण बल की सिद्ध में जा रही है, तो वो पॉजिटिव जीरोट्रॉपिक हो गई। नेगेटिव जीरोट्रॉपिक मीन्स एंटी ग्रेविटियल शो करती हो, मीन्स वो गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत तरफ, मीन्स रूट जैसे जनरली नीचे जाती है, तो ये तो हुई नॉर्मल रूट्स। क्योंकि ये कोरेलोइड रूट है तो ये बाहर की ओर नेगेटिव जीरोट्रॉफिक होती है, मीन्स ये सूर्य की दिशा की ओर निकली हुई होती है। अब जैसे कि मैं एक कॉमन डायग्राम की हेल्प से आपको समझाऊं तो यूँ ये ऐसे कुंतलित संरचनाएं होती हैं। ये जो कुंतलित संरचनाएं होती है इन्हें कहते हैं कोरेलोइड रूट, जो साइकस के प्लांट के आधार की ओर लगी हुई होती है। ये होती है कुंतलित, उसके अलावा ये होती है ब्राउन कलर्ड, ये भूरे रंग की होती है। और कंपटीशन में और उसके अलावा आपके एमएससी एंट्रेंस में या फिर आपके एनुअल एग्जाम्स में इस पे क्वेश्चन आ सकता है कि कोरेलोइड रूट किस में प्रेजेंट होती है, इसके फीचर्स क्या हैं। सेकेंड इम्पोर्टेंट थिंग जो आपके कंपटीशन में भी आ सकती है कि ये जो कोरेलोइड रूट होती है उसमें सिम्बायोटिक एसोसिएशन दर्शाने के लिए एनाबिना, नोस्टॉक आदि
अंतःपरजीवी भी पाए जाते हैं। ये चीज़ ध्यान रखना। कोलेरॉइड रूट का स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक है कि इसमें नॉन स्टॉक एनाबिना जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी पाए जाते हैं जो अंतःपरजीवी या सहजीवी के रूप में इसमें इस संबंध स्थापित करते हैं। और इसमें ब्लू ग्रीन एल्गी के अलावा कुछ बैक्टीरिया भी होते हैं जो इसमें सिम्बायोटिक एसोसिएशन स्थापित करते हैं, जैसे कि एज़ोटोबैक्टर। तो क्योंकि अब आपको पता है ब्लू ग्रीन एल्गी को चाहिए फोटोसिंथेसिस, तो फोटोसिंथेसिस के लिए क्या होगा, ये अंडरग्राउंड अगर रूट में पाए जा रहे हैं तो इनसे फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगा, इसलिए ये कोलेरॉइड रूट बाहर की ओर होती है और इसके साथ इन्हें फोटोसिंथेसिस का टाइम मिल जाता है। इनमें जो वेस्कुलर बंडल्स होते हैं, पर्टिकुलर मैं रूट की बात कर रही हूँ, तो इनमें पाए जाने वाले वेस्कुलर बंडल्स जो होते हैं कॉन्जॉइंट, कोलेटरल, एंडार्च और ओपन टाइप के होते हैं। ये टर्म्स में पहले वाले वीडियोस में आपको समझा चुकी। अब देखो कि ये जो ओवरऑल अगर मैंने यहाँ पे रूट की बात करी है, तो ये जो रूट्स होती हैं इनकी संरचना डाइकोट रूट के समान ही होती है। किसकी बात कर रही हूँ मैं यहाँ पे, नॉर्मल रूट की। जो नॉर्मल रूट होती है वो डाइकोट रूट के समान ही यहाँ पे होती है। अब बात करते हैं हम इनकी रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स पे कि इनकी रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स कैसी होती है। तो ये जो प्लांट्स होते हैं इनकी रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूँ तो इनमें मेल कोन फीमेल कोन नहीं बनते हैं, इनमें डायरेक्ट ही ओव्यूल लगा हुआ होता है। मीन्स इसमें फीमेल कोन के स्थान पे लीव्स पे डायरेक्ट ही ओव्यूल लगा हुआ होता है, जिसे कहते हैं बीजांड। तो ये जो डायरेक्ट ओव्यूल लगा हुआ होता है, ये किस पे लगा हुआ होता है, मेगास्पोरोफिल पे। तो इस पे कोन के अंदर नहीं होगी कोई संरचना बंद, इसमें डायरेक्ट ही ओव्यूल लगे हुए होते हैं। तो वो कहाँ होते हैं, मेगास्पोरोफिल पे। इट मीन्स इसमें जो स्पोर्स बनते हैं वो मेगास्पोर और माइक्रोस्पोर अलग अलग बनते हैं। जैसे कि इक्विसिटम में सेम प्लांट पे बन रहे थे उस टाइप से इसमें नहीं होता है। इसमें मेल कोन पे मेल स्पोर बनेंगे, फीमेल कोन पे फीमेल स्पोर्स बनेंगे। तो इट मीन्स मैंने यहाँ पे ये बात कर दी मेल और फीमेल, तो इसका मतलब ये है कि ये जो जिम्नोस्पर्म होते हैं वो कैसे होते हैं, हेटेरोस्पोरी। मीन्स इनमें विषम बीजाणुता पाई जाती है। विषम बीजाणुता, एक से अधिक प्रकार के स्पोर्स जब इनमें बनते हैं तो ये विषम बीजाणुता होती है। इनमें ओवरी जैसी कोई स्ट्रक्चर नहीं होती। अब तक की क्लास में आपने पढ़ा है जनरल, अगर मैं बात करूं फ्लोरल स्ट्रक्चर की, तो ये होता है इसका स्टिग्मा जिसे कहते हैं वृत्तिकाग्र। ये होती है ओवरी। तो इसमें ओवरी जैसी कोई संरचना नहीं पाई जाती है, इसमें ओव्यूल डायरेक्ट ही लगता है। ये देखो, ये जो ओवरी होती है इसके अंदर होता है ओव्यूल। जब इसमें फर्टिलाइजेशन या निषेचन होता है उस कंडीशन में क्या होता है कि ये जो इसकी ओवरी होती है वो फल भित्ति में चेंज हो जाती है, ये जो पार्ट होता है वो फल में चेंज हो जाता है, और इसमें जो ओव्यूल्स में जो मेल और फीमेल गैमेट होते हैं वो एम्ब्रियो में डेवलप होते हैं। तो ये जो कंडीशन होती है वो किसका निर्माण करती है, फल भित्ति का। लेकिन जब मैंने ये बता दिया कि इन्हें अनावर्त बीजी कहते हैं, इट मीन्स इनमें ओवरी एब्सेंट होगी और ओव्यूल सीधे ही मेगास्पोरोफिल पे लगे हुए होते हैं। तो इसमें जो ओव्यूल होता है वो यूनिटैगमिक होता है। यूनिटैगमिक मीन्स उस ओव्यूल के बाहर जो आवरण होगा वो अकेला आवरण होगा। जैसे कि आप नॉर्मल ओव्यूल की स्ट्रक्चर पढ़ते हो वो होता है बाइटैगमिक। मीन्स इस तरह से इसमें दो अध्यावरण होते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, इसमें सिर्फ एक ही अध्यावरण पाया जाता है। अब मैं इसमें अगर फर्टिलाइजेशन की बात करूं कि इसमें फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, तो देखो जिम्नोस्पर्म में जो फर्टिलाइजेशन होता है वो अल्टीमेटली होता किसके थ्रू है कि कुछ होता है कि वायु परागित होते हैं, कुछ जल परागित होते हैं, कुछ कीट परागित होते हैं। लेकिन इसमें जो परागण होता है वो कैसा होता है, वायु परागण इसमें होता है। देन सेकेंड थिंग ये, इसमें जो फर्टिलाइजेशन की अगर मैं बात करूँ तो इसमें होने वाला जो फर्टिलाइजेशन है वो सिंगल फर्टिलाइजेशन होता है।
सिंगल फर्टिलाइजेशन मीन्स मेल गैमेट का फीमेल गैमेट से संलयन या फ्यूजन होता है जिससे कि जाइगोट बनता है। तो इसमें होने वाला फर्टिलाइजेशन सिंगल फर्टिलाइजेशन होता है और ट्रिपल फ्यूजन नहीं होता है, जिसे कहते हैं, आपने पढ़ा होगा कि आवर्त बीजियों में डबल फर्टिलाइजेशन ट्रिपल फ्यूजन पाया जाता है जिसके फलस्वरूप सप्तकोशिकीय अष्टकेंद्र की अवस्था प्राप्त होती है। इसमें ऐसा नहीं होता है, इसमें सिर्फ ट्रू फर्टिलाइजेशन होता है जिसमें मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज होते हैं और उसमें ट्रिपल फ्यूजन नहीं पाया जाता है। अब देखो इसमें जो एंडोस्पर्म का निर्माण होता है वो एंडोस्पर्म का निर्माण इसमें फर्टिलाइजेशन से ठीक पहले होता है, लेकिन अगर मैं एंजियोस्पर्म की बात करूँ तो उसमें फर्टिलाइजेशन के बाद में एंडोस्पर्म का निर्माण होता है। एंडोस्पर्म क्या है वो देखो, एंडोस्पर्म न्यूट्रिटिव टिश्यू है जिन्हें हम पोषण उत्तक कह सकते हैं, जो डेवलप होते हुए एम्ब्रियो या फिर ओव्यूल को पोषण प्रदान करने का कार्य करते हैं। तो इसमें बनने वाला एंडोस्पर्म फर्टिलाइजेशन से ठीक पहले बनता है। अब कुछ क्वेश्चन है जो आपके कंपटीशन में भी आ सकते हैं, आपके एमएससी एंट्रेंस में भी आ सकते हैं इससे रिगार्डिंग। सबसे बड़ा ओव्यूल किस में पाया जाता है? तो सबसे बड़ा ओव्यूल साइकस में पाया जाता है। सबसे बड़ा मेल गैमेट किस में पाया जाता है? तो सबसे बड़ा मेल गैमेट भी साइकस में पाया जाता है। अब मैं अगर पाइनस की बात करूं तो पाइनस के बारे में खास क्या है? तो माइकोराइजा किस में पाई जाती है? जिम्नोस्पर्म में माइकोराइजा किस में पाई जाती है? तो पाइनस में माइकोराइजा पाई जाती है। अब ये टर्म दिमाग में आ रही होगी कि माइकोराइजा एक्चुअल में होता क्या है। जब फंजाई या कवक रूट के साथ सहजीवी संबंध स्थापित करते हैं, सिम्बायोटिक एसोसिएशन स्थापित करते हैं, तो इस कंडीशन को कहते हैं माइकोराइजा। माइकोज वर्ड से बना है जिसका अर्थ होता है कवक और राइजा मीन्स रूट। तो जब कवक रूट के साथ में या फंजाई रूट के साथ में सहजीवी संबंध स्थापित करते हैं तो ये हो गया माइकोराइजा। और माइकोराइजा किस में मिलता है? पाइनस में। देन सेकंड इम्पॉर्टेंट थिंग इज, पाइनस के बारे में ही मैं दोबारा दूसरी बात कर रही हूँ, ये भी इम्पोर्टेंट है जो आपके एमएससी एंट्रेंस एंड अदर कंपटीशन एग्जाम्स में भी आते हैं। वो चीज़ें क्या हैं वो देखो। पाइनस के जो स्पोर्स होते हैं वो विंग्ड होते हैं, मीन्स पंख युक्त होते हैं और येलो कलर्ड होते हैं। तो पाइनस के जो स्पोर्स होते हैं वो विंग्ड पंख युक्त होते हैं और पीले रंग के होते हैं। तो अगर आपसे कंपटीशन में पूछे कि पंख युक्त परागकण किस में पाए जाते हैं, ये सीधा क्वेश्चन आता है एमएससी एंट्रेंस में, क्योंकि मेरे भी आया था। तो पंख युक्त परागकण पाइनस में पाए जाते हैं। तो P फॉर पंख ऐसे याद करो, P फॉर पंख और P फॉर पाइनस। तो पाइनस में पंख युक्त परागकण पाए जाते हैं। अब देखो सल्फर क्लाउड किसे कहते हैं? दूसरा क्वेश्चन, जिसे कहते हैं सल्फर के बादल। तो सल्फर के बादल किसे कहते हैं? इन्हीं को कहेंगे। जब इनमें प्रकीर्णन का टाइम आता है उस वक्त क्या होता है कि ये जो स्पोर्स होते हैं ये एक बंच या गुच्छे के रूप में एक साथ वातावरण में मुक्त होते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि वातावरण पूरा पीला पीला दिखाई देता है, ऐसे लगता है जैसे बादल छाए हुए हों। इसलिए इसे सल्फर क्लाउड कहते हैं। क्योंकि सल्फर येलो होता है तो इसलिए इन्हें सल्फर क्लाउड कहते हैं। अब बात करते हैं इसमें टिश्यूज़ की। तो इसमें जाइलम में वेसल्स एब्सेंट होते हैं। आपको पता है कि जाइलम के एलिमेंट्स होते हैं या जाइलम के कुछ तत्व होते हैं, जैसे कि जाइलम पेरेन्काइमा, जाइलम फाइबर्स, जाइलम वेसल्स, जाइलम ट्रैकेट्स। तो जिम्नोस्पर्म का कैरेक्टरिस्टिक फीचर ये है कि इनमें वेसल्स एब्सेंट होती है। किसमें? जाइलम में वेसल्स एब्सेंट होती है और फ्लोएम में फ्लोएम कंपेनियन सेल एब्सेंट होती है। ये इसका इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है। अब मैं और बताऊं एफिड्रा के बारे में। तो लास्ट एफिड्रा ही रह गया, साइकस की बात हो गई, पाइनस की बात हो गई। तो ये जो एफिड्रा होता है इसमें
इस इफिड्रा की खास बात यह है कि ये जनरली हमें राजस्थान के प्राकृतिक वातावरण में देखने को मिल जाता है। इसे चिलगोजा भी कहते हैं या सूखा मेवा भी इसे कह सकते हैं, और इनके औद्योगिकीकरण में बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। और इनकी जो सेल्स होती है, जैसे कि कॉर्टेक्स में बात करूँ तो इनकी कॉर्टेक्स की सेल्स में रेजिन होता है, जिसका भी प्रौद्योगिकी में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। अब मैं पर्टिकुलर यहाँ पे साइकस की बात करती हूँ। तो आपके एक मेंबर है साइकस, तो साइकस को साइकेडेल्स ऑर्डर में रखा गया है। जिम्नोस्पर्म तो हो ही गया, इसको साइकेडेल्स ऑर्डर में रखा गया है। साइकेडेसी इसको फैमिली में रखा गया है, और साइकस इसकी जीनस हो ही गया। अब देखो, सबसे पहले मैं इसकी बात करती हूँ इसकी टीएस की। तो टीएस की बात यहाँ पे मैं डायरेक्टली कोरिडोर रूट से कर रही हूँ, जो कि एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, आपके एग्जाम में भी आता है। तो साइकस की जब रूट की कोरिडोर रूट की जब मैं टीएस लेती हूँ, तो इस टीएस में डिफरेंट क्षेत्र या जोन्स दिखाई देते हैं, जैसे कि एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स एंड स्टील। इसमें पाई जाने वाली जो एपिडर्मिस होती है वो एपिडर्मिस यूनिलेयर्ड होती है और पैरेन्काइमेटस सेल से मिलकर बनी हुई होती है। देन उसके ठीक नीचे कॉर्टेक्स होती है, जिन्हें 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं, आउटर कॉर्टेक्स, मिडिल कॉर्टेक्स एंड इनर कॉर्टेक्स। तो जो आउटर कॉर्टेक्स होती है वो रेजिन युक्त होती है और उसके अंदर वो रेजिन युक्त होती है और पैरेन्काइमेटस होती है, मीन्स मृदुतकों से मिलकर बनी हुई संरचना होती है। आउटर कॉर्टेक्स के ठीक नीचे मिडिल कॉर्टेक्स होती है, जिसे एल्गल जोन भी कहते हैं। ये एग्ज़ाम आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आ सकता है। ये जो सवाल है कि एल्गल जोन किसे कहते हैं, और जो एल्गल जोन होते हैं उस एल्गल जोन में एनाबिना पाए जाते हैं। तो एनाबिना एक एल्गी है, नोस्टॉक एंड एनाबिना, तो वो एक एल्गी है, इसलिए उन्हें उसका जो क्षेत्र है उसे एल्गल जोन कहा जाएगा। ये आपके एग्जाम्स में भी पूछ सकते हैं कि एल्गल जोन किसे कहते हैं। और एल्गल जोन की जो सेल्स होती है वो इलोंगेट या दीर्घित होती है, लंबी सेल्स होती है। उसके ठीक नीचे इनर कॉर्टेक्स पाई जाती है। तो इनर कॉर्टेक्स की सेल्स भी रेजिन युक्त होती है। उसके अलावा इनर कॉर्टेक्स की जो सेल्स होती है वो भी रेजिन युक्त और पैरेन्काइमेटस होती है, और इसमें जो पित्त होता है वो अत्यंत हासित होता है। तो अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे। थैंक यू।